हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा पास आ रही है, यानी कि प्रीलिम्स पास आ रहा है, वैसे वैसे हम सबके दिमाग में प्रीलिम्स को लेकर जो बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, वो डाउट्स भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। तो आज एक ऐसे डाउट का या फिर एक ऐसे सवाल का जो हम में से काफी लोगों के दिमाग में आता है, उसको सुलझाने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास मैं यहां पर करूंगा। अगले 15 मिनट में, केवल 15 मिनट आपसे बात करूंगा और उसमें मैं एक चीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आइडिया बहुत सिंपल है, टाइटल बहुत सिंपल है आज का। जिस आइडिया पर मैं चर्चा करूंगा वो आइडिया बहुत ही एकदम सीधा आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि क्या हमारी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, क्या प्रीलिम्स मेंस से मुश्किल होता है? क्या प्रीलिम्स जो है वो मेंस से डिफिकल्ट है? देखिए, आमतौर पे जब भी कोई परीक्षा कई चरणों में होती है तो उससे अपेक्षा यह होती है कि भाई जो पहला चरण है वो अपेक्षाकृत आसान होगा, जो दूसरा चरण है वो अपेक्षाकृत और मुश्किल होगा, और जो तीसरा चरण है वो अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। आइडिया वही होता है ना कि पहले चरण में आप चाहते हो ज्यादा लोग आए, फिर दूसरे चरण में उन छटे हुए लोगों में से और कम लोग आए, और तीसरे में और कम लोग आए। तो अगर हम इस लॉजिक से सोचें तो जो कठिनाई होनी चाहिए उसमें सरलतम होना चाहिए आपका प्रीलिम्स। सरलतम आपका होना चाहिए प्रीलिम्स, उसके बाद अब सबसे कठिनतम आपका होना चाहिए साक्षात्कार या फिर जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। सबसे कठिन आपका इंटरव्यू होना चाहिए। अगर ये हम लॉजिक फॉलो करें, जो एक क्रमवार कठिनता को बढ़ाने का लॉजिक है, अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारा लॉजिक यही होना चाहिए कि सबसे आसान तो भाई प्रीलिम्स होना चाहिए, उसके बाद मेंस होना चाहिए, और सबसे मुश्किल आपका इंटरव्यू होना चाहिए। यही एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यूपीएससी में अगर आप चयनित छात्रों से बात करें, भाई आप ऐसे छात्र से बात करें जिसने सारे स्तर दिए ही नहीं, तो वो आपको अलग एक इंसाइट देगा, लेकिन वो उसकी जो इंसाइट है वो कंप्लीट नहीं होगी, उसको पूरी जानकारी है नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करें जो तीनों चरण दे चुका है और तीनों चरण क्लियर करके चयनित हो चुका है, तो अगर मैं 100 ऐसे चयनित लोगों से बात करता हूं और पूछता हूं कि यार कौन सी परीक्षा आपको इनमें से कौन सा स्तर जो है वो सबसे कठिन लगा था, तो आप विश्वास करिए 100 में से कम 85 लोग ये कहते हैं कि मुझे प्रीलिम्स सबसे कठिन लगा था। मुझे प्रीलिम्स जो है वो कठिनतम चरण लगा था। और एक्चुअली उल्टा है, और लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा आसान जो था वो इंटरव्यू था। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे। इनफैक्ट मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पर तो ये कह सकता हूं कि 100 में से 85 अगर मैं 100 चयनित लोगों से अगर मैं बात करता हूं तो 85 लोग आपको ये कहेंगे कि प्रीलिम्स जो है यार इस एग्जाम में वो सबसे मुश्किल पार्ट है और इंटरव्यू सबसे आसान है, मेंस कहीं बीच में आता है। तो सवाल यह आता है कि ऐसा है क्यों? चलिए, अब जो लोग चयनित लोग कह रहे हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, यानी कि बात तो सच है। तो अब सवाल यह आता है कि ऐसा दरअसल है क्यों? कई सारे चयनित लोगों का आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे चयनित लोग जो हैं वो इस कारण कई वर्ष चयनित नहीं हो पाए क्योंकि उनका प्री नहीं निकला। आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे। अटेम्प्ट नंबर 1 बच्चे का प्री नहीं हुआ, अटेम्प्ट नंबर 2 बच्चे का प्री नहीं हुआ, अटेम्प्ट नंबर 3 बच्चे का प्री नहीं हुआ, अटेम्प्ट नंबर 4 बच्चे का प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, सीधे रैंक 10 15 20 कुछ रैंक आ गई, वो बच्चा आईएएस बन गया। यानी कि समझिए उस बच्चे के अंदर मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने का पोटेंशियल, चलिए अगर पहले साल नहीं भी होगा तो दूसरे या तीसरे साल निश्चित तौर पे होगा, लेकिन उसके चयन को 1 साल देरी दे दी आपके प्रीलिम्स ने। तो प्रीलिम्स जो है वो आमतौर पे इस परीक्षा का, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानता हूं कि इस परीक्षा का सबसे कठिन भाग जो है वो प्रीलिम्स है। उसके बहुत सारे कारण हैं, एक एक करके जल्दी से उन कारणों की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे मुश्किल कोई भी परीक्षा कठिन इसलिए होती है क्योंकि उसमें चयन का अनुपात कितना होता है। एक सीधी सीधी बात यह है, बहुत सीधी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितने नंबर लाते हो ये तो मैटर करता नहीं, आपके साथी संगी कितने नंबर लाते हैं, कट ऑफ कितना लाता है, यह मैटर करता है। तो प्रीलिम्स एक ऐसी परीक्षा है जहां पर 10 लाख लोग ये फॉर्म भरते हैं, लगभग
हर नंबर लगभग है ऑब्वियसली, जिनमें से 5 लाख लोग तो परीक्षा की सुबह तय करते हैं कि परीक्षा नहीं देनी। यानी कि इन 10 लाख लोगों में से कुछ 5 लाख लोग जो हैं वो परीक्षा देने आते हैं। इन 5 लाख लोगों में से सामान्यतया 10,000 से कम लोगों का चयन होता है। 10,000, चलिए हम तब भी बढ़ा के 10,000 मान लेते हैं, 10,000 के आसपास लोगों का हम मान लेते हैं चयन होता है। वैकेंसी के आधार पर थोड़ा बहुत 100, 200, 500 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो इन 10 जिन 5 लाख ने एग्जाम नहीं दिया उनको तो भूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन 5 लाख ने एग्जाम दिया अगर हम उनकी भी बात करें तो केवल 10,000 लोगों का चयन हो रहा है। 5 लाख में से 10,000 यानी कि कितना हो गया? 2%। 2% को एक बार कंटेक्स्ट में समझिए। 2% का मतलब बेटा यह होता है कि अगर 100 लोग अभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप कहीं पर आप एक पिक्चर हॉल में गए, एक जैसे होता है ना जिसमें 200 के आसपास सीटें होती हैं, 250 सीटें होती हैं, जहां पे सिनेमा हॉल में फिल्में चलती हैं। उस 250 सीट वाले सिनेमा हॉल में से केवल 5 लोग, है ना, आपने देखा होगा ना, एक पीवीआर टाइप का कोई सिनेमा हॉल होता है जहां यहां पे फिल्म चल रही होती है और ऐसे रोज होती हैं, लोग बैठ के फिल्म देख रहे होते हैं इस तरह से। तो इस पूरे सिनेमा, आमतौर पे 250 इज अ वेरी बिग हॉल, 250 का हॉल तो बड़ा हॉल है। इस पूरे सिनेमा हॉल से इमेजिन करो ये जो आगे की रो में बस 5 सीटें हैं, बस ये जहां पे 250 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि इतनी भीड़ भड़का है, पूरा हाउसफुल है। कोई बहुत ही शानदार फिल्म आई है मान लेते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, सिर्फ पूरे खचाखच भरे सिनेमा हॉल में से आगे की रो के जो 5 लोग हैं बस ये प्री निकालते हैं, बाकी सब के सब प्री के स्तर से घर वापस लौट जाते हैं, बाकी सब वहीं से अगले साल की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक कारण है कि चयन का जो अनुपात है, पहला जो बड़ा कारण है वो है अनुपात, कि चयन का अनुपात बहुत ज्यादा कम है, और इतने कम अनुपात के कारण इसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है, यह याद रखिएगा। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा क्यों लगता है? देखिए मेंस में भी आपसे मैं कहूंगा बार बार कि प्रैक्टिस करो, लिखो, कोशिश करो, लेकिन मेंस में तब भी क्या होगा, इन 10,000 में से 3,000 के आसपास लोगों को बुला लिया जाएगा। 10,000 के आसपास लोग मेंस देंगे, उनमें से 3,000 के आसपास का इंटरव्यू कॉल आ जाता है, यानी कि 30% लोगों को बुलाया जाता है, 70% को वापस भेजा जाता है। प्रीलिम्स में 98% को वापस भेज दिया जाता है। तो यहां इन 5 में होने और बाकी हॉल में कहीं होने में बस एक गलती का फर्क होता है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा में आपसे हर टीचर कहता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, कि सर वो गलती से मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, है ना, या फिर गलती से मैंने जैसे कि मैंने गलती से एक प्रश्न को गलत पढ़ लिया, या वहां मुझे स्ट्राइक नहीं किया, बाहर निकलते समझ में आ गया, ऐसी गलतियां आपका 1 साल खराब कर देती हैं। तो प्रीलिम्स में आपको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि इसमें गलती करने का अवसर आपके पास नहीं है। कम से कम जो आपको आता है वो उसमें से तो आपको लगभग पूरा ही सही करके आना पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए जितना आता है आप उसको 100 नहीं तो 95% तो सही करके आए। अगर यही प्रतिशत घट के 90 हो गया तो आप इन 5 लोगों से बाहर हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा बिंदु जो होता है वो होता है अनुपात। दूसरी प्रॉब्लम जो प्रीलिम्स में होती है वो होती है पाठ्यक्रम की। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है वो सही से परिभाषित नहीं है। अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट देखेंगे, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, या नोटिफिकेशन आएगा अभी, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, मेंस का सिलेबस काफी अच्छे से परिभाषित होता है। कि जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं तो इकोनॉमिक्स में यहां तक कि उन्होंने टॉपिक भी दिए हुए हैं कि हमें समावेशी विकास आएगा, भूमि सुधार आएंगे, खाद्य उद्योग होगा, खाद्य प्रसंस्करण होगा, यह सब भी उन्होंने दिया हुआ है। तो जब मैं इकोनॉमिक्स मेंस के लिए पढ़ाता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे लिए काम थोड़ा सरल होता है, क्योंकि मुझे पता, बाकी चीजें मैं पढ़ाता हूं क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं केवल खाद्य उद्योग पढ़ा दूंगा और कृषि के जुड़े बाकी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो नहीं कर सकता, मैं सब पढ़ाना पड़ता है। लेकिन कम से कम मैं छात्रों को बता पाता हूं कि इस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस पर ज्यादा माफ कीजिएगा, सोचते रहना है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आएंगे, ये क्योंकि पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। प्रीलिम्स का अगर आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में कोई स्पष्टता नहीं है। प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक समाचार, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, या फिर समसामयिक करंट अफेयर्स के लिए लिखा होता है देश और दुनिया की समसामयिक घटनाएं,
यार अब ये तो कुछ भी हो सकता है। समसामयिक घटनाएं तो आप एक अखबार पढ़ रहे हो तो भी आपको पता चल सकती है, या फिर आप 24 घंटे दुनिया के सारे अखबार पढ़ रहे हो तो भी आपको पता चल सकती है। अर्थशास्त्र जो है, भारत की अर्थव्यवस्था, तो कोई एनसीईआरटी पढ़ के भी कह सकता है मेरे को आ गई, और कोई ये भी कह सकता है कि भैया मैं तो पीएचडी कर चुका लेकिन मैं तो अब भी सीख रहा हूं। तो उस पाठ्यक्रम की जो सीमा है वो ठीक से परिभाषित नहीं है। तो प्रीलिम्स में क्या समस्या है, कि पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे से परिभाषित है नहीं। मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे से परिभाषित है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम चूंकि अच्छे से परिभाषित नहीं है, तो इससे आपको नुकसान क्या होता है कि आपको क्या और कितना पढ़ना है यह तय करना मुश्किल होता है, कि आप क्या और कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने हमेशा बना रहता है, और यह एक ऐसा सवाल है जो आपका आखिरी दिन तक पीछा नहीं छोड़ता। 26 मई को आपका प्रीलिम्स है, 25 मई को भी आपको यह लगेगा कि यार थोड़ा कम पढ़ा, ये वाला विषय जो है ये थोड़ा सा कम रह गया, इसमें कम चीजें रह गई, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे दुगना पढ़ के बैठे होंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो बेहतर हैं या वो आप बेहतर हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये निर्भर करता है। लेकिन ये एक असमंजस की स्थिति, ये एक कंफ्यूजन जो है, क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, ये कंफ्यूजन आपके ऊपर हमेशा रहता है, आपके पास हमेशा रहता है, और आपको निरंतर ये परेशान करेगा। इस कारण कई लोग क्या कर देते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त पढ़ाई, अतिरिक्त तैयारी। मतलब आपको ऐसे छात्र मिलेंगे जो एक ही विषय की 6 किताबें लेके बैठे हैं। वो अलग बात है कि उनका एक ही विषय हो पाता है, फिर बाकी हो नहीं पाते। दूसरा, आपको वो लोग मिलेंगे जो बहुत ही अंडर प्रिपेयर करते हैं, यानी कि कम तैयारी करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक वास्तविक घटना बताता हूं। परसों मेरे को एक बच्चे का मेल आया और उसने लिखा कि सर मेरी इकोनॉमिक्स पूरी तैयार हो गई है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं आगे और क्या करूं। मैंने उससे पूछा भी, मतलब क्या क्या पढ़ लिया आपने इकोनॉमिक्स में? ऐसी कई बार बच्चे मेल करते हैं तो मैं उनसे पूछ लेता हूं। तो उसने मुझे बोला सर मैं 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ चुका हूं। अब मैंने उसको ये बोला कि यार मतलब मित्र, आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था कि आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन क्या आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे, प्रीलिम्स के या मेंस के? और अगर देखे तो आपको लगता है कि 9वीं 10वीं और 11वीं की एनसीईआरटी के आधार पे आप उनका उत्तर दे पाएंगे, या तो प्रारंभिक का या फिर मुख्य परीक्षा का? और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका जो केस है वो कम तैयारी वाला केस है, कि आपने खाली 2 एनसीईआरटी या 3 एनसीईआरटी पढ़ ली और आपको लगा अब तो हो गया सब्जेक्ट, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं, लेकिन केवल एनसीईआरटी पढ़ के ये सोच लेना कि मेरी तैयारी हो गई, ये गलती है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी। वही दूसरी ओर ये गलती भी नहीं करनी कि आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह भी ले आए, संजीव वर्मा भी ले आए, और अभी जो टॉपर ने किताब लिखी है गौरव अग्रवाल ने, आप गौरव अग्रवाल की भी किताब ले आए, और आप सिंघानिया की भी किताब ले आए। आप जितनी किताब आपको मिल रही है आप सारी ले आए, आप उमा कपिला भी खरीद लाए, और आप इकोनॉमिक्स ही पढ़े। इकोनॉमिक्स सर्वे आएगा, आप उसके दोनों पार्ट डाउनलोड करके बैठ गए, आप इकोनॉमिक्स ही पढ़े जा रहे हो। तो ये भी आपको नहीं करना। तो एक संतुलन स्थापित करना मुश्किल होता है, और ये संतुलन स्थापित करना बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते। एक और जो बड़ा फर्क इसमें पड़ता है वो पड़ता है कि इसमें आप, ये खैर मुख्य परीक्षा के साथ भी है, लेकिन यहां पर क्या होता है, देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होता है, अगर आपको इतिहास ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, तो भी आप एक फौरी नॉलेज, फौरी ज्ञान के साथ आप इतिहास कम से कम दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे मेंस में, लेकिन मेंस में बच्चे इस तरह के निर्णय ले पाते हैं। इस तरह के निर्णय लेना संभव है कि यार चलो हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनके बेसिक से आंसर लिखूंगा। आइडिया यह है कि हिस्ट्री में मेरे एवरेज या एवरेज से आधा पौना नंबर कम भी आ जाए तो चलेगा, ये नंबर मैं किसी अन्य पेपर में कवर कर लूंगा। मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, या मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, या मेरा ज्योग्राफी तो बहुत ही शानदार है, आपके पास ये लगता है अगर आपको, तो आप कवर कर सकते हो। ये कवरेज का मौका आपको मेंस देता है, क्योंकि मेंस में अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि अगर आपका जो कमजोर विषय भी है, जो आपका कमजोर विषय भी है, उस कमजोर विषय में भी आप कुछ अंक तो ला ही सकते हो ना।
भाई आपसे पूछा गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, आपको नहीं आती ज्यादा, तब भी कुछ तो पता होगा यार हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या फिर भारत की स्वतंत्रता में व्यापारियों का क्या योगदान था ये पूछा गया, कुछ तो सोच के लिख ही सकते हो ना। कि कई सारे व्यापारी, ऐसा आपको पता है कि भाई गांधी जी जो थे उनके जो ट्रैवल होते थे व्यापारी स्पॉन्सर करते थे, उन्होंने, व्यापारी हैं तो पूंजी दी होगी उन्होंने निश्चित तौर पे, है ना। तो आप कुछ दो बिंदु, चार बिंदु कुछ तो लिखाओगे, है ना, आधा पेज का उत्तर तो लिखाओगे, तो आपको 15 में से या 10 में से 1.5, 2, 2.5, 3 कुछ तो मिल जाएगा। यह संभव है? प्रीलिम्स में संभव है क्या? प्रीलिम्स में बेटा अगर आपका विषय वीक है और आपको उत्तर नहीं आता तो आपका वहां पे करियर खत्म हो गया उस सवाल का। तो प्रीलिम्स में क्या है, ये कुछ अंक का कॉन्सेप्ट आमतौर पे नहीं काम करता। कुछ अंक का कॉन्सेप्ट वहां काम करता है जब बहुत आसान सवाल आ जाए, कि मेरे को इतिहास बहुत कम आता है, और अब क्या होता है, कभी कभी प्रीलिम्स में 2-4 सवाल बहुत ही आसान आते हैं, कि यही पूछ लिया सीधा कि बताओ अकबर के बेटे का नाम क्या था। इतना आसान तो खैर नहीं आता, लेकिन मान लो आ गया, तो फिर आप जो है कुछ सवाल जो बहुत आसान है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर सामान्य मुश्किल वाले भी सवाल आते हैं तो क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती, अगर आता है तो मिलेगा, नहीं आता है तो या तो 0 या फिर नेगेटिव अंक मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आमतौर पे बन जाती है। तो आपको इसीलिए एक ये क्या होता है, कमजोर विषय छोड़ने का अवसर आपके पास नहीं होता। प्रीलिम्स में ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि यार इकोनॉमिक्स तो मेरे को समझ में ही नहीं आती तो इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, या फिर बहुत कम पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं बस कि कुछ तो हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। सभी विषय आपको, कम से कम हर विषय का मूल जो भाग है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो बहुत महंगा पड़ेगा ये आपको। इसमें सिलेक्टिव होना बहुत महंगा पड़ता है कि यार ये वाला विषय छोड़ देंगे तब भी तैयारी हो जाएगी। ये गलती आपको जो है मेंस में मतलब मेंस में भी नहीं करनी चाहिए आइडियली, लेकिन तब भी मेंस में कुछ लोग करते हैं ऐसा। मैं सलाह नहीं देता किसी को ऐसा करने की। प्रारंभिक परीक्षा में तो बिल्कुल भी ना करें। प्रारंभिक परीक्षा में तो यह करना एकदम शुद्ध अपराध है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको हर विषय, जो अगर मैं आपसे अब ये बताऊं कि भाई हर आपके लिए आइडियल तरीका क्या है, जितने भी विषय प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं हर विषय का आपको मूलभूत ज्ञान जो है, जो उस विषय का बेसिक्स है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो अगले टॉपिक पे चले जाते हैं कि छोड़ो यार क्या इसको छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़िए, मना नहीं कर रहा, पर बेटा करंट अफेयर्स भी समझ में तब आएगा जब टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कुछ करंट अफेयर्स समझ में नहीं आने वाला। और यूपीएससी कभी भी कभी भी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर तथ्यात्मक करंट अफेयर्स नहीं पूछता। वो करंट अफेयर्स भी ऐसा पूछता है जिसमें कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मूलभूत ज्ञान नहीं है, आपने भले ही इकोनॉमिक्स के कितने करंट अफेयर्स रट रखे हों, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि इको का करंट अफेयर्स पे आधारित सवाल भी आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो आपसे, या फिर आरबीआई ने रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया तो यूपीएससी आपसे यह नहीं पूछेगा कि बताइए रेपो रेट कितना था और कितना किया गया। वो आपको 4 कारण देगा और कहेगा इनमें से कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को परिवर्तित नहीं किया। यह आप तब बता पाएंगे जब आपको मूलभूत जानकारी होगी। तो सारे विषयों की मूलभूत जानकारी लीजिए, हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, और हर विषय के टेस्ट दीजिए। ये तरीका है, ये एक ग्राइंड है, ये एक मेहनत वाला काम है, निरंतर करना होता है। लेकिन जो लोग प्री क्लियर करते हैं उनका यही एक तरीका हमेशा से रहा है, और यही एक तरीका केवल प्रीलिम्स का है। तो इन कारणों से, क्योंकि मेंस में और दूसरे तरीके संभव हैं, प्री में और कोई तरीका संभव नहीं है, इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है मेरी नजर में भी इस परीक्षा की, इस एग्जाम का सबसे कठिन चरण है। प्रारंभिक परीक्षा के ये जो आपको मैंने चरण बताए, अगर इन चरणों में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक कोर्स हमारे पास है आपके लिए, SIP प्लस, जो आप जानते हैं जिसके बारे में, और इसका जनवरी बैच जो है हमारा वो शुरू हो रहा है 13 तारीख से। ठीक है, तो जनवरी बैच 13 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें क्या कराएंगे, देखिए ये मैं आप फिर से बता दूं, अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो SIP आपके लिए नहीं है। आपने आज पहली बार जीवन में किताब खोली है, SIP मत आइएगा, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ विषय कर चुके हैं, या हर विषय थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो SIP में क्या होगा, आपको सारे विषय एक बार हम पूरे करा देंगे, मूलभूत समझाएंगे,
करंट अफेयर्स समझाएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। ये होगा इसमें। केवल प्रीलिम्स 2024 वाले बच्चों के लिए है ये, जो अभी 26 मई को प्री देंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके एजे लाइव कोड लगाते हैं तो आप इसे 5,999 में यानी कि केवल 6,000 रुपए में पा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से इसका बैच होगा। आप याद रखिएगा 13 तारीख से, आज 12 तो है ही, तो कल से इसका बैच जो है शुरू हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। तो ये अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके एसआईपी बैच से आप तुरंत जुड़ जाएं। और अगर साथ में आप मान लीजिए 2025 के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा बड़ा कोर्स है जिसको हम कहते हैं P2I कोर्स, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इसके लिए आप एजे लाइव कोड लगाकर आप हमारी सुबह 8 बजे वाला बैच चल रहा है। तो क्षमा कीजिएगा, ये मैंने गलत चला दिया, ये डेट गलत है, ये वाली P2I की, क्षमा कीजिएगा। मैं आपको सही तारीख दिखा देता हूं। हाँ, ये सही तारीख होनी चाहिए। हाँ, तो 16 तारीख से ये, हाँ, शाम 6 बजे वाला बैच चल रहा है। शाम P2I का शाम 6 बजे वाला बैच चल रहा है। तो आप जो है 16 जनवरी से आप इससे जुड़ सकते हैं, 16 जनवरी तक इससे जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इसको 23,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये P2I है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको समग्र तौर पे कराएगा, संपूर्ण तौर पे कराएगा। और आपका इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप जानते हैं। आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें, और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और रेसिडेंशियल सुविधा भी आपको मिलेगी। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मेरा आग्रह यह होगा कि आप 13 तारीख से शुरू होने वाले एसआईपी बैच से एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही, और कुछ अन्य अपडेट्स लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।